नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिव मिश्रा और एक बार फिर आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है, कल जो हमने पहला एपिसोड बनाया था उसी का नेक्स्ट पार्ट है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। आज हम सिस्टमेटिक इसको वन बाय वन स्लाइड्स के जरिए यानी स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या होती है, जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं यानी दो घटक होते हैं, एक बायोटिक यानी जैविक और दूसरा अबायोटिक यानी अजैविक। इन दोनों घटकों के बीच में जो इंटरेक्शन, इनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है, यानी कि ये दोनों घटक एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इन्हीं का अध्ययन। ओके, यानी हमारी लाइफ में जंगलों का क्या योगदान है और जंगलों का जो हेल्थ है, जो हेल्थ फॉरेस्ट का, प्लांट्स का, ट्रीज का है, उसको हम किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, हम उसे ग्रो कर रहे हैं या उसे बर्बाद कर रहे हैं, इसी का अध्ययन यही हमारे और जो दूसरे लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो इंटर रिलेशन है, उसी का अध्ययन है इकोलॉजी। और मैंने कल आपको बताया था कि इकोलॉजी इज ऑल्सो, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि इकोलॉजी इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, है ना। तो हमारे जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे चारों ओर, उनसे मिलकर के जो एक प्रॉपर सिस्टम बनता है, एक व्यवस्था, एक तंत्र विकसित होता है। ओके, जिसमें सब कोई सरवाइव कर सकते हैं, यानी सब कोई, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हाँ, इस धरती पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना कोई बुरी बात नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा, तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड ले करके पेड़ पौधे, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें उसके अगेंस्ट में ऑक्सीजन लौटाते हैं, है ना। और साथ में पेड़ पौधे इसी से अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन का भी एक हिस्सा, कितना, अगर हम शाकाहारी हैं तो उस जो उन्होंने तैयार किया, मान लीजिए 10 किलो भोजन उन्होंने तैयार किया, तो उसका 1 किलो वो हमें भी गिफ्ट कर देते हैं कि भैया हमारे पास 10 किलो भोजन हमने बनाया, 1 किलो तुम अपना काम चला लो। यानी 10% ऑफ टोटल एनर्जी मैन्युफैक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। यानी 10% ऊर्जा जो होती है, जो एक ट्रॉफिक लेवल में मेंटेन की जाती है, वो अगले 10% ऊर्जा अगले ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण स्तर में या पोषक स्तर में ट्रांसफर होती है। ओके, तो ये इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे और जो लिविंग नॉन लिविंग दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में एक इंटीमेट, एक गहरा, एक घनिष्ठ संबंध है। ठीक, और इन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है इकोलॉजी, ये विज्ञान। ठीक, तो मैं एक बार पढ़ देता हूं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों जैसे पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा उनके पर्यावरण, उनके चारों ओर जो पर्यावरण है उसके बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें देखा जाता है कि जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण जैसे जल, वायु, तापमान, मिट्टी या अन्य जीवों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करता है। पारिस्थितिकी के घटक क्या होते हैं? पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जंतु यानी एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, लाइकेन, ये सारी चीजें शामिल की जाती। अजैविक घटकों में सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश होता है, वाटर होता है, एयर होता है, टेम्परेचर होता है, मिनरल्स होते हैं। ये पारिस्थितिकी के अजैविक घटक हो गए। आवास की बात की थी मैंने कल, यानी हैबिटेट को बताया था। आवास वह विशिष्ट प्राकृतिक स्थान है यानी नेचुरल
साइट है ये, ओके एक साइट होती है, हम डेवलप करते हैं। हमने अपना साइट खुद डेवलप किया हुआ है, हमने अपना भोपाल में रहने की जगह, भोपाल में ठहरने की जगह हमने बनाई हुई है जहां हम स्टे करते हैं। तो हमारा जो आवास है वो आर्टिफिशियल या मैन्युफैक्चर्ड है, ओके उसको हमने बिल्ट किया है। लेकिन जीव जंतुओं का जो आवास होता है उनमें कोई घर नहीं बनाता है, ठीक। तो वो एक प्राकृतिक स्थल होता है जहां कोई जीव निवास करता है और अपनी सभी आवश्यकताओं जैसे खाना, वहां रुकना और रिप्रोडक्शन आदि को पूरा करता है। तो उसको हम हैबिटेट कहते हैं। उदाहरण के लिए जंगल किसी का आवास हो सकता है, किसी का आवास समुद्र का तट हो सकता है, किसी का आवास जो होता है, किसी का हैबिटेट जो होता है वो केव यानी गुफा हो सकती है, किसी का आवास जो हो सकता है वो बिल हो सकता है, ओके किसी का आवास पेड़ पौधे हो सकते हैं, किसी का आवास झाड़ियां हो सकती हैं, किसी का आवास घास का मैदान हो सकता है। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक जीव का, इवन प्लांट्स का भी अलग अलग आवास होता है, ओके। जो नागपुर का संतरे का पेड़ है वो संतरे का पेड़ यूपी में नहीं उगाया जा सकता, और उत्तर प्रदेश का जो दशहरी आम है लखनऊ का, वो दशहरी आम भोपाल में पैदा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स का भी एक नेचुरल हैबिटेट होता है, एक जगह फिक्स होती है कि यहाँ का ये, इसीलिए क्या कहता है कि या क्या किया जा रहा है, इसीलिए सरकार द्वारा जीआई टैगिंग की जा रही है कि कौन सी चीज पर्टिकुलर किस क्षेत्र में होती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसे दिया जा रहा है। पारिस्थितिकी और आवास के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी या इकोसिस्टम एंड हैबिटेट, तो पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है और आवास में कोई जीव अपने संपूर्ण क्रियाकलाप संपन्न करता है। इसमें जीवों की जीवन पद्धति, पोषण और जो म्यूचुअल रिलेशन होते हैं दूसरे जीवों के साथ उसका अध्ययन किया जाता है। इससे यह निर्धारित होता है कि जीव कहाँ पाए जाते हैं, यानी इट इज द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल और अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ लाइफ, ओके। जंगलों में बाघ, हिरन, घास आदि के मध्य भोजन श्रृंखला और ऊर्जा का प्रवाह होता है और बाघ का आवास घना वन होता है, ओके। इसके बाद पारिस्थितिकी शब्द, सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द को यूज किया गया अर्नेस्ट बोलते हैं वैसे, अर्नेस्ट हकल के द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 में, 1800 मतलब नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। 1866 में इन्होंने ये यूज किया, ये शब्द उपयोग किया। आवास परिवर्तन, आवास जो है, आवास का बदलाव आ रहा है, आवास में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आवास परिवर्तन कैसे हो रहा है कि जहाँ बाघ का आवास हुआ करता था वहाँ अब स्टेडियम बन गया है, वहाँ पर अब स्कूल खुल रहे हैं, ठीक। वहाँ तमाम तरह के रिसोर्ट डेवलप हो गए हैं, तो अब बाघों को वहाँ से अपने आप को शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि बाघ हमसे डरता है, ओके। तो इस तरह से आवास बदलना पड़ रहा है जानवरों को अपना, और धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने से जो वाइल्ड लाइफ है उसका जो हैबिटेट है वो संकुचित या सीमित होता जा रहा है। शहरीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, इससे आवासों को नुकसान पहुंच रहा है या वो नष्ट हो रहा है। भारत में महत्वपूर्ण आवास क्या है? वन है, ओके, वेटलैंड्स है यानी फॉरेस्ट है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियां है, डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, पर्वतीय क्षेत्र है और समुद्री क्षेत्र है, ओके। तो ये अटेंड करना है जी। तो ये हैबिटेट्स हैं, ठीक। पारितंत्र का यानी इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम जैसा मैंने आपको कल पूरा समझा दिया था, आज सिर्फ स्लाइड्स के माध्यम से सिस्टमैटिक करना है सब कुछ। तो इकोसिस्टम मैंने बताया था एक सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब सिस्टम समझते हैं ना आप लोग? सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो चीज सिस्टमैटिक हो, समझो वो सिस्टम है। जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि ईश्वर
को पता था कि आने वाले समय में इंसान सेल फोन बहुत देखेगा या स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा होगा, तो छोटे छोटे उम्र में ही बच्चों की आंख खराब हो जाएगी और बच्चों को चश्मा लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ओके। अब चाहे ये कह लो कि चश्मा बनाने वाली कंपनी ने सिस्टम डेवलप किया कि एक खास शेप दिया चश्मे को कि वो आंख पक जाए और उसकी डंडियां यहां फिक्स हो जाए, या ऐसा कह लो कि ईश्वर ने पहले से ही ये जुगाड़ करके रखा था कि भाई कल को इंसान जो है चश्मा पहनेगा तो वो चश्मे की डंडी कहां टिकेगी, तो उसके लिए यहां पर उसने कान दे दिया। चाहता तो कान यहां कहीं भी दे सकता था, चाहता तो कान यहां कहीं भी दे सकता था, लेकिन बिल्कुल आंख के सामने ऐसे उसने आंख के जस्ट पीछे कान दे दिया। तो ये कह सकते इट इज अ सिस्टम, ये एक व्यवस्था है, ये एक तंत्र है। ऐसे ही हमारे पारितंत्र के दो घटक होते हैं। दो घटक कौन कौन से? हाँ, जैविक घटक यानी बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या आ जाता है? प्रोड्यूसर यानी उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स जिनको कहते हैं, ये भोजन बनाने का काम करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये भोजन निर्मित करते हैं। और बाकी के जितने लाइफ के जितने फॉर्म्स हैं, यानी बाकी का जो जहां जहां भी जीवन, जहां जहां भी लाइफ है, जीवन है तो भोजन है। ओके, अगर आप जीवित हो तो खाओगे, ठीक है? उपवास करके आप जिंदा एक कुछ समय तक रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हो। तो जहां लाइफ है वहां भोजन है। अगर लाइफ है तो भोजन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जहां भी लाइफ है, चाहे वो यूनिसेलुलर लाइफ है यानी एक ही कोशिका है जीवन के रूप में, और चाहे हाथी जैसा विशाल जीव है, व्हेल जैसा विशाल जीव है, सबको भोजन करना पड़ेगा। लेकिन सबके भोजन का जो अल्टीमेट सोर्स है वो प्लांट्स होते हैं। पौधों से ही भोजन की सप्लाई शुरू होती है। तो इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है, प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्राइमरी यानी पहला, प्राथमिक, प्रथम उत्पादक। किसका उत्पादक? जब हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो किसका उत्पादक? भोजन का पहला उत्पादक। और इसके बाद अब जैसे हम हुए, हम पेड़ पौधे, घास फूस या जो गाजर, मूली, सलजम, रोटी खा के जिंदा, मतलब हम वेजिटेरियन हैं। ओके, तो अब हम भी किसी का भोजन बनते हैं। चाहे कभी गलती से शेर ने मार दिया तो हम उसका शिकार हो जाएंगे, हम उसका भोजन बन जाएंगे। और अल्टीमेटली पूरी लाइफ जी ली हमने, किसी ने नहीं मारा खाया हमको, तो अल्टीमेटली हम बैक्टीरियाज का भोजन बनेंगे। जो जीवाणु मिट्टी में है वो जीवाणु हमें क्या करेंगे? डिकम्पोज कर देंगे। अगर हम गाड़े गए तो, यानी अगर दफनाए गए तो, हालांकि हमारे यहाँ वो सिस्टम, वो कस्टम है नहीं दफनाने का, हमारे यहाँ दफनाने की बजाय जलाया जाता है कि किसी का भोजन नहीं बनना, बहुत हो गया ये सीरीज। ओके, हम आग के जरिए खुद को मिट्टी में मिला देते हैं। क्लियर है? बाकी दूसरी जो कम्युनिटीज हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे इस्लाम है, उनके यहाँ दफनाने का प्रोविजन है, तो वहाँ डेड बॉडी को इस तरह से डिकम्पोज कर दिया जाता है। ओके, आ रही बात समझ में? तो ये अब अपनी बात छोड़ दें हम। जैसे अगर हम बकरे की बात करें, अभी बकरा ईद था तो बकरे की बात करें, तो बकरे की बात करें तो बहुत सारे बकरे काटे गए। बकरे क्या खाते हैं? बकरे पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं, है ना? तो घास क्या हुआ? घास हुआ प्राइमरी प्रोड्यूसर, और फिर कोई बकरा खाता है तो बकरा भी किसी का भोजन है। तो बकरा क्या हुआ? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। और जो बकरा खाता है अगर उसको किसी ने खा लिया तो वो बन गया टर्सरी प्रोड्यूसर, है ना? तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स, जब भी बात में प्रोड्यूसर की करूं तो प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर मतलब हो गया एक चैन। किसकी? भोजन बनने वाले चीजों की चैन। ठीक? ओके, अच्छा, एक छोटी सी सावधानी यहां पर रखनी है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद फिर क्या आ जाता है? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ओके, यानी बकरा,
वो पहला कंज्यूमर है। आप समझ रहे हैं ना? तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर इज ऑल्सो द प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता बराबर द्वितीयक उत्पादक। अब ये यानी उपभोक्ता संख्या में एक कम होगा, तो द्वितीयक उत्पादक बराबर प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उत्पादक बराबर द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये ऐसे चैन बनती जाती है फूड की एक। इस फूड को, जिसको हम फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं, खाना कहते हैं, इस फूड को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में, ओके, इस फूड को कहा जाता है ट्रॉफ। क्या? ट्रॉफ। ठीक है, भोजन को क्या कहा जाता है? ट्रॉफ। TROPH, ट्रॉफ। समझे? ओके, यहां से कई शब्द हैं, जैसे ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक। अब ध्यान रखना, कभी गलती से मतलब अब अगर अभी आप नहीं समझे तो फिर क्या करोगे कि अनसुना कर दिया तो गलती करोगे क्या? ट्रैफिक लेवल बोलोगे कभी, तो फिर हंसी के पात्र बनोगे। ट्रैफिक लेवल नहीं है, ट्रैफिक और ट्रॉफिक में डिफरेंस है। कौन सा लेवल है? ट्रॉफिक, ट्रॉफ से बना हुआ है ट्रॉफिक। अच्छा, ट्रॉफ में शब्द जोड़ दो पहले, प्रीफिक्स। ट्रॉफ के पहले एक शब्द ऑटो। ऑटो मतलब होता है स्व, ऑटोमेटिक, जो खुद से चले, स्वचालित मशीन। मैटिक मतलब मशीन। तो क्या कहते हैं, हमारे घर में हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके आए। क्लियर? इसका मतलब क्या समझा आपने कि ये वॉशिंग मशीन खुद से चलती है। तो खुद से, स्वयं, ओके, जो भोजन बना ले वो ऑटोट्रॉफ हो गया। क्लियर है? तो ऑटोट्रॉफ कौन हुए? प्लांट्स। वही उन्हीं के पास, पौधों के पास ही प्रकृति ने, पौधों के पास ही ईश्वर ने ये क्षमता दी है भोजन बनाने की। और भोजन बनाने के लिए उन्हें जो नेचर ने, प्रकृति ने जो औजार दिया, ओके, उस औजार को क्लोरोफिल कहते हैं। भोजन कहां बनाते हैं पौधे? क्लोरोफिल में। कहां बनाते हैं? क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो सब मिलके एक, क्लोरो का मतलब क्या होता है? क्लोरो मतलब होता है ग्रीन। क्लोरो मतलब, क्लोरो भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ग्रीन। ओके, क्लोरो मतलब ग्रीन। क्लियर है? हाँ। इरिथ्रो मतलब, इरिथ्रो मतलब बता चुका हूं, रेड। इरिथ्रो मतलब, ल्यूको मतलब, ल्यूको मतलब, ल्यूको मतलब व्हाइट। क्या? इसी तरह से देखो आप, श्वेत रुधिर कणिका, यानी जिसको आप व्हाइट ब्लड पार्टिकल्स या कैप्सूल्स कहते हो, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हो, उनका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। क्या? रेड ब्लड कैप्सूल्स को, उनका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट। ओके ओके। और क्लोरीन, क्लोरीन जो गैस होती है, हल्के हरे रंग की गैस होती है क्लोरीन, इसलिए उसे, उसका नाम क्लोरो से क्लोरीन पड़ गया। क्लियर है? हाँ। तो ये सब जब आप शब्दों को समझोगे तो खुद को उन चीजों से जोड़ पाओगे। तो जहां किसी भी लिविंग बीइंग में जहां कोई ग्रीन पोर्शन है, ओके, किसी प्लांट के पास जहां ग्रीन पोर्शन है, वो पोर्शन जो है प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड। अब पौधों में 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड मतलब एक पिगमेंट जिनका एक पर्टिकुलर काम है। ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में यानी पौधों की कोशिकाओं में, ये एक तरह का सेल ऑर्गेनिज्म यानी कोशिकांग है। प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। जैसे अगर मैं दूसरे सेल ऑर्गेन्स की बात करूं, यानी सेल ऑर्गेनल्स की बात करूं, तो एक आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है।
क्लियर है? एक आपने सुना होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ये पूरी कोशिका की सफाई करता है। एक आपने सुना होगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्लियर है? ऐसे ही पौधों की कोशिकाओं में एक और जो हमारे अंदर नहीं है या दूसरे एनिमल्स में नहीं है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं और अंग्रेजी में प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स? 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। ओके, अब प्यार से बस तीनों को समझ लीजिए। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरे रंग का प्लास्ट होता है। ओके, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट क्या है? कोई पूछे तो आप बोलना सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिका का अंग है, कोशिका का हिस्सा है जो कोशिका के भीतर पाया जाता है। काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। ओके, दूसरा होता है, दूसरा जो प्लास्टिड होता है पौधों में पाया जाता है, उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या? क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का जॉब क्या है? क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? पौधों के विभिन्न भागों को आकर्षक रंगों से सजाना। ठीक, ओके, समझे? पौधों को सजाना जरूरी होता है। ओके, सजाना नीड होता है उनकी, जिससे वो खूबसूरत दिखे। एक बात, और खूबसूरत क्यों दिखे? क्योंकि जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जिससे वो दूसरे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब आप ना अट्रैक्ट करें तो क्या होगा? ना अट्रैक्ट करें तो उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्या पॉलिनेशन की बात बता चुका हूं। पौधों में परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया के जरिए ही परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक यानी मेल से फीमेल तक पहुंचता है। अब पहुंचाएगा कौन? पौधा खुद तो पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि पौधे के पास पैर है नहीं कि वो खुद के चल के जाए और बोले भाई मेरा परागकण ले ले। ओके, तो पौधा तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा है बेचारा अकेले में। अब वो चाहता है कि उसका भी बच्चा हो, मतलब दूसरा पौधा भी हो, वो भी अपनी स्पीसीज फैलाए बढ़ाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है एक फीमेल प्लांट होना, और फीमेल उससे 1 किलोमीटर दूर है। तो कौन पहुंचाएगा? तो वो खुद को सजाता है, अपने फ्रूट्स को, अपने फ्लावर्स को इस तरह सजाता है कि तितलियां आए उसके पास, भौरे आए उसके पास, इंसान आए उसके पास। ओके, और छुए, टच करे, बहुत अच्छा है ये फूल। ओके, समझे ना? और जब ऐसे टच करे तो ऐसे टच करने में उसके हाथ में आ जाते हैं पराग के कण, और फिर वही इंसान या वही तितली या वही मधुमक्खी या वही मक्खी वहां से उड़ के दूसरे पौधे पर जाती है, तो यहां से जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफर कर देती है दूसरी जगह तक। ओके, हालांकि ये काम हवा से भी हो सकता है, लेकिन अगर हवा ना बह रही हो तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए पौधे खुद को सजा के रखते हैं, जिससे कि भौरे पौधों के चारों ओर मर्रा सकें। अब सजाने के लिए कलर्स की जरूरत होती है, सजने सजाने के लिए रंगों की तो जरूरत होती है। यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, तब सजते हैं, नहीं कि नहीं? तो सजने सजाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रंगों की आवश्यकता होती है। तो वो रंग वाली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कलर प्रोवाइड करने वाले जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन सा कलर? ग्रीन छोड़ के रेड कलर का, येलो कलर का। आप देखते हो येलो कलर का भी मिर्च आती है, लाल रंग की भी, अब पीले रंग की भी मिर्च आती है कि नहीं आती है? पीले रंग का आम देख ही रहे हो भाई, जितने भी आम होते हैं उनका छिलका, सबका छिलका, क्या मतलब छिलके के अलावा जो फल का कलर होता है वो भी ग्रीन होता है, वो भी येलो होता है। अनार रेड हो जाता है, पपीता मतलब थोड़ा सा ऑरेंज कलर हो जाता है, ऑरेंज का कलर ही ऑरेंज है। तो ये सब कलर किससे बनते हैं? तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को क्या, सॉरी क्रोमोप्लास्ट ही
प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, हाँ, इन्हें हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं। आ रही बात समझ में। और थर्ड जो है, तीसरा जो है बेटा, तीसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। ल्यूको मतलब सफेद रंग के, लेकिन हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, अवर्णी कहा जाता है। मतलब कोई रंग नहीं है, सफेद को रंग नहीं मानते, है ना, तो अवर्णी लवक कहते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में इन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन रूट्स ऑफ प्लांट्स। क्या, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है दे हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन के भंडारण में वो सहायता पहुंचाते हैं। तो इससे ये भी क्लियर है कि पौधे अपने भोजन का स्टोर कहाँ करते हैं, यानी अपने भोजन को किस जगह स्टोर करते हैं। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है, तो अपना भोजन अपने स्टोर रूम में इकट्ठा करते हैं, वैसे पौधे अपना भोजन कहाँ इकट्ठा करते हैं, जड़ों में इकट्ठा करते हैं। इज इट ओके। तो जड़ों में फूड को स्टोर करने में हेल्प करने वाला जो सेल ऑर्गेनल है उसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्ट। ओके, अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात इतनी बताई है, तो और भी आपको बता दूं कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट अगर उस पर धूप पड़ जाए ल्यूकोप्लास्ट पर, ओके, तो दैट मे बी कन्वर्टेड, ल्यूकोप्लास्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू आइदर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। समझे, नहीं समझे। अगर ल्यूकोप्लास्ट जो जड़ के नीचे है वहां से मिट्टी हटा दी जाए तो वो हरा हो जाएगा, यानी वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है आलू। हरे रंग का आलू आपने देखा होगा कि कैसे हरे रंग का आलू, क्लियर है, हाँ। अच्छा, और आप दूसरी चीज, जैसे क्लोरो है, क्लोरो मतलब हरी मिर्च, क्लोरो मतलब हरी मिर्च, हरा आम जिसको आप कच्ची केरी बोलते हो, पक के पीला हो जाता है, तो इसका मतलब हरी मिर्च लाल हो जाती है, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट परिवर्तित हो सकता है या हो जाता है फलों के पकने के बाद। किस में परिवर्तित हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो इन प्लास्टिड्स का क्या, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता रहता है। ओके, तो इसमें अभी हमें सिर्फ किस प्लास्ट को जानना है या किस प्लास्टिड को जानना है, अभी हमें सिर्फ जानना है किसको, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट ही, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट कोई बोले क्या है तो आप बोलना एक हरे रंग का लवक है। फिर कोई पूछेगा लवक यानी प्लास्टिड क्या है, तो आप बोलोगे प्लास्टिड एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है। फिर कोई पूछेगा सेल ऑर्गेनल भैया क्या चीज होती है, तो आप बताओगे सेल ऑर्गेनल सेल का, कोशिका का हिस्सा होता है जो कोशिका के किसी सेल के भीतर पाया जाता है। ओके, जब कोई पूछेगा सेल के भीतर और कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, तो आप बताओगे और ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम। अब कोई पूछेगा कि अच्छा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल क्या होता है, तो आप बताओगे सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस। ओके, यानी किसी भी कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला, वो सबसे बड़ा अंग होता है। क्लियर है। तो ओके, अब यहां तक बात समझ गए। तो ये है न्यूक्लियस, और इसी में मैं सिर्फ एक बना रहा हूं, क्या, इसी में मैं बना दे रहा हूं, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसका काम क्या है, इसका काम है भोजन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ फूड। और फूड बोले ना, फूड का काम है एनर्जी देना। ओके, भोजन का काम है क्या, ऊर्जा प्रोवाइड करना। और फूड ऊर्जा प्रदान करने वाली जो चीज होती है उसका नाम है ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। तो फॉर्मेशन ऑफ फूड बोलो या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट
ग्लूकोज तैयार करता है। ओके, और कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट यूज करता है, कौन कौन से क्या क्या चीजों को मिला करके भोजन बनाता है। तो आप बोलोगे फिर कैसे भोजन तैयार करता है, तो भोजन तैयार करता है ये CO2 और प्लस H2O को मिला करके, यानी CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से और पानी लेता है जमीन से, पौधों की जड़ों से। ये दो चीजों को मिला करके फिर ये भोजन की तैयारी, भोजन की प्रिपरेशन हो जाती है। और भोजन मतलब बोले तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, भोजन मतलब बोले तो ग्लूकोज। हाँ, इसका एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी निकलता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। क्लियर है? अब ये ग्लूकोज ही पूरे इकोसिस्टम में जितने दूसरे एनिमल्स हैं, हम, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी हैं, यही ग्लूकोज सब में एनर्जी देने का, सबको काम करने की क्षमता देने का। ओके भाई, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। है अगर मेरे अंदर ऊर्जा तो मैं काम करूंगा और जितनी होगी उतना करूंगा, और नहीं है तो रेस्ट, आराम, है ना? तो हमारे आपके अंदर एनर्जी, कहते हैं बी एनर्जेटिक। क्या? बी एनर्जेटिक, ऊर्जावान बनो। ठीक है? कैसे? कैसे बनोगे? क्या चाहिए ऊर्जावान बनने के लिए? क्या चाहिए? नहीं, सिर्फ भोजन नहीं चाहिए, भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। और इसीलिए देखो, एक दिन मैंने बात की थी कि वो क्लास में मेडिटेशन और योगा और प्राणायाम की बात की थी। ठीक है? तो प्राणायाम की बात की थी, तो मैंने क्या कहा था आपको कि ये करना चाहिए। उसके बाद से 3 बच्चे गायब हो गए। ठीक? लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको करना चाहिए। ये जो ऊँघते रहते हो आप क्लास में ना, नींद आती रहती है, इसका मतलब है, नींद आने का मतलब क्या है? नींद क्यों आ रही है पता आपको? भाई, नींद आना कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, हमारे शरीर की एक गतिविधि है। हम थके होते हैं। ठीक है? थके क्यों होते हैं? थके होने का इसका कोई मतलब नहीं कि हम दौड़ धूप के आए हैं, हम खूब एक्सरसाइज करके आए हैं, हम खूब मेहनत का काम ही ढो के आए हैं तभी हम थकेंगे। थके होने का मतलब डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी। थके होने का मतलब सिर्फ इतना होता है। ओके? थकान का मतलब होता है हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी। हम कुछ भी ना करें, दिन रात हम सोए खाली, तब भी हम थके हो सकते हैं। नींद पर नींद आ सकती है। व्हाई? ओके? आप देखते हो योगी जी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके बारे में मैंने ऐसा सुना है कि ये सिर्फ दिन भर में 3 मतलब पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं ये। और साहब एक्टिवनेस, अब मोदी जी की जो एज है 75 की हो गई, 75 साल के हो गए। ओके, 75 साल के हो गए मोदी जी, और अभी भी मोदी जी के साथ जो चलना टफ है ना। और राहुल गांधी के साथ तो पत्रकार को दौड़ना पड़ता है, पता आपको? मतलब जैसे होता है ना कि राहुल गांधी को जो कवर करने वाले पत्रकार होते हैं वो बहुत स्पेशली सिलेक्ट किए जाते हैं। कि जैसे सपोज कर लीजिए किसी नॉर्मल जो जर्नलिस्ट है उसको भेज दिया तो अगले दिन वो मना कर देता है कि नहीं साहब, हम उनका पीछा नहीं कर सकते। क्यों ऐसी चीजें? क्योंकि बंदा 2 घंटे 3 घंटे पर डे अपने शरीर को देता है। तो शरीर को देने का मतलब क्या होता है? शरीर को देने का, तमाम मसल्स वगैरह डेवलप करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज होती है अपने लंग्स कैपेसिटी को डेवलप करना। जब आपके फेफड़ों की कैपेसिटी ज्यादा, यानी कैपेसिटी का मतलब होता है उसकी पात्रता, उसका स्पेस ज्यादा बढ़ाओगे आप ना, तो उसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी। और ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब खाना खा के आओ। खाना खा लेने से, अकेले खाना खा लेने से, ध्यान रखना, अकेले खाना खा लेने से जरूरी नहीं है कि आपको एनर्जी मिल जाए। ओके? कई बार तो उल्टा होता है, खाना खाने के बाद और नींद आने लगती है, जमाई आने लगती है, आलस आने लगता है। नहीं, तो वो सब लक्षण है इस चीज के कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी डिफिशियंसी हो रही है। इसका मतलब आप
खाली ध्यान रखना, अकेले खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी तैयार होगी। एनर्जी तैयार करने की बात मैं आगे कर लेता हूं। एनर्जी तैयार करने के लिए यहां एक और सेल ऑर्गेनल मैं बना दे रहा हूं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी यहां जो होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। दिस इज पावर हाउस ना, इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब ऊर्जा क्या है, क्या बनना है, तो ये पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारी आपकी सबकी जाओ बी एनर्जेटिक, तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब कहा जा रहा है अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाओ। ओके, अपनी माइटोकॉन्ड्रियाज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो कि वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी, एटीपी ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही क्या है, हमारी एनर्जी है। ओके, अगर मैं एनर्जेटिक हूं, जो कि हूं, अगर मैं एनर्जेटिक हूं, ऊर्जावान हूं, तो इसका मतलब मेरे शरीर के सारे सेल्स बड़ी मात्रा में एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, आ रही बात समझ में। और अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुस्त है, वो आलसी हो गया है, वो बिल्कुल मरा बुझा सा बैठा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि उसके शरीर की कोशिकाएं एटीपी का प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं। एटीपी मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब एटीपी, लेकिन किसकी, शरीर की। जो लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी की कोई जीवित निकाय, कोई जीवित पिंड, कोई जीवित शरीर है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसकी एनर्जी मतलब एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। तो बनाता क्या है ये बनाता है एटीपी, और एटीपी बनाने के लिए यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए ओके किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए से दो चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला करके ये तैयार करेगा क्या, एटीपी। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप बोलना रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाता है। ठीक है। अब प्लांट्स में दो चीजें आप देख रहे हो, एक ये भट्टी है जहां से एटीपी यानी आग निकल रही है, ऊर्जा बन रही है, और ये ईंधन है। ये क्या है, ग्लूकोज ईंधन है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, ओके, जंतुओं की कोशिका की बात करूं, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और जिसको हम कह रहे हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट अब्सेंस, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसका मतलब ये ग्लूकोज नहीं है, अब ईंधन नहीं बना सकते। तो ईंधन हम आप ईंधन नहीं बना सकते अपना, हमें ईंधन बाहर से लेना पड़ेगा। इसीलिए नेचर ने हमें क्या दिया, मुंह दिया। क्लियर है। और क्या दिया नेचर, दिस इज सिस्टम। जिस बार बार सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं ना, ये यही सिस्टम है कि नेचर ने जो कोई भी भोजन नहीं बना सकता है अपना, उसे भोजन बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा, भोजन इनटेक करना पड़ेगा फूड को, इसलिए उसे मुंह दिया है। क्लियर है, हाँ या नहीं बोले। और क्या दिया हमें, अगर हम अपना भोजन बना पाते होते तो और क्या नहीं होता हमारे पास, पैर नहीं होता। जो अपना भोजन बना पाते हैं उन्हें पैर की जरूरत नहीं है, वो खाली धूप में खड़े हैं, बना रहे हैं और जीवित हैं। ओके, हम आप को तलाश करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, क्या जुगाड़ करना पड़ता है क्या, इसलिए दिया हाथ पैर, और हाथ पैर से जुगाड़ करके हमने भोजन का जुगाड़ कर लिया तो क्या दिया, मुंह दिया। दिस इज सिस्टम, यही है सिस्टम, यही है वो तंत्र जिसको हम कहते हैं जीवन का तंत्र। पौधों को ना पैर दिया, पौधों को ना मुंह दिया,
क्योंकि उन्हें नीड नहीं है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए बाहर से, ना तो हाथ चाहिए उनको अंदर ले जाने के लिए भोजन, ओके, ना भोजन ढूंढने के लिए उन्हें पैर चाहिए, और ना भोजन क्योंकि वो अपने अंदर ही भोजन तैयार कर ले रहे हैं। इसलिए पौधे जो होते हैं, पौधे क्या कहलाते हैं? फिर से, ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब स्व, और ट्रॉफ मतलब भोजन। क्लियर है? यानी जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले वो ऑटोट्रॉफ, और जो ना तैयार कर पाए यानी दूसरे पर डिपेंड रहे, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। क्या कहलाते हैं? तो देखिए यहां मैं बना दे रहा हूं पौधा, ये हो गया ऑटोट्रॉफ, ओके, और बाकी रेस्ट ऑफ लाइफ, बाकी जितना जगह जीवन है वो सब हेट्रोट्रॉफ। क्लियर है? हाँ, ओके। तो स्वपोषी और परपोषी कहलाते हैं। ठीक, इन्हीं परपोषियों, देखिए हम, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं हेट्रोट्रॉफ हूं। मैं क्या करता हूं? मैं ग्लूकोज लेता हूं। क्या लेता हूं? ग्लूकोज लेता हूं। क्लियर है बच्चा? हाँ, ग्लूकोज मुझे बाहर से ढूंढना पड़ता है, और कौन दे रहा है मुझे ग्लूकोज? हाँ, या तो बकरा दे रहा है और या तो पेड़ दे रहा है। अगर बकरा दे रहा है तो मैं सेकेंडरी कंज्यूमर हूं, क्योंकि पहले ग्लूकोज लिया बकरे ने, कहां से? पेड़ से, और फिर बकरे ने अपना 10% मुझे ट्रांसफर कर दिया कि लो भैया तुम भी जिंदा रहो। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये दिस इज सर्कुलेशन ऑफ ग्लूकोज। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ लेवल, ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। अब देखो, अब ग्लूकोज लिया मैंने, ग्लूकोज गया, डाइजेस्ट हुआ। अब ग्लूकोज भी कई फॉर्म में होता है। फ्रक्टोज के फॉर्म में हो सकता है अगर मैं फ्रूट जूस ले रहा हूं, माल्टोज के फॉर्म में हो सकता है अगर मैं अनाज ले रहा हूं, ओके, वो हो सकता है कि लैक्टोज के फॉर्म में हो अगर मैं दूध ले रहा हूं तो। फिर वो क्या, वो सारे टाइप्स ऑफ ग्लूकोज, सारे फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज अल्टीमेटली हमारे ब्लड में तभी मिक्स हो सकते हैं जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। नहीं समझे भाई? हमारे ब्लड में सीधे माल्टोज नहीं जा सकता, हमारे ब्लड में सीधे लैक्टोज नहीं जा सकता, हमारे ब्लड में सीधे फ्रक्टोज नहीं जा सकता, हमारे ब्लड में सीधे सुक्रोज नहीं जा सकता। अल्टीमेटली इन सारी चीजों को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। इज इट ओके? तो इन सारे ओज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को ही हम डाइजेशन कहते हैं। तो हम करते हैं डाइजेशन, हम चीजें डाइजेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम गन्ने का जूस पीते हैं 20 रुपए का बड़ा गिलास, ओके, तो फिर वो गन्ने का जूस हमें एनर्जी नहीं दे सकता जब तक कि वो ग्लूकोज में। तो फिर हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? उस सुक्रोज को, शुगर केन जूस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर, और फिर चला जाता है वो कहां? ब्लड में। अब एक ईंधन आ गया हमारे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू बहता हुआ चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और उसी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी पहुंच गया। क्लियर है? लेकिन भैया कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं ना, जो ये मुसीबत भी नहीं उठाना चाहते कि डाइजेस्ट का बवाल कौन करे, डाइजेस्ट वो सुक्रोज, वो ना, वो क्या चाहते हैं? डायरेक्ट किसी का खून मिल जाए तो ग्लूकोज मिल जाएगा, वहीं खून से ही, खून में ही तो है ग्लूकोज। कौन जाएगा डाइजेशन वाइजेशन के बवाल में पड़ने? क्लियर है? तो ये जो जीव होते हैं जो डायरेक्ट किसी भी जीव के शरीर पर चिपक करके उसका खून निकाल लेते हैं, ठीक, इनको पैरासाइट कहा जाता है। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के 3 रूप हो सकते हैं। या तो कोई ऑटोट्रॉफ है, या तो कोई
हेट्रोट्रॉफ है या तो कोई पैरासाइट है। क्लियर है? हाँ, ओके। तो चलो आगे। तो इन सब से ये बायोटिक पार्ट हो गया। अबायोटिक पार्ट क्या होता है इकोसिस्टम का? लाइट यानी प्रकाश, इसमें जीवन नहीं है, लेकिन जीवन के लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। पानी में जीवन नहीं है, लेकिन कहा जाता है जल ही जीवन है, यानी जीवन के लिए पानी का होना बहुत जरूरी। और जहां मिल गया पानी, जहां पानी की संभावना, जहां पानी होने की संभावना है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, हम वहां जीवन तलाश रहे हैं। गेस करो कहां? मंगल पर। ठीक, कहां तलाश रहे हैं हम जीवन? मंगल पर तलाश रहे हैं। कारण क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि मंगल और पृथ्वी, इन दोनों का जो अपनी एक्सिस पर टिल्ट है वो एक जैसा है, यानी झुकाव लगभग एक जैसा है, साइज एक जैसा है। साइज एक होने से एटमॉस्फेयर एक जैसा होता है। क्लियर है? समझे? तो जैसा एटमॉस्फेयर धरती का है कॉन्सेप्चुअली, वैसा ही एटमॉस्फेयर मंगल का भी होना चाहिए। और उतना झुकाव होने का मतलब मौसम, झुकाव मौसम डिसाइड करता है, और मौसम, जैसा मौसम धरती का है वैसा ही मौसम मंगल का होना चाहिए। धरती का मौसम कैसा है? धरती पर बारिश होती है। तो हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं? तो मंगल पर भी बारिश होनी चाहिए, और वही तलाश रहे हैं कि हो सकता है हमारी नजर में ना आया हो वहां बारिश का मौसम। ओके, इसीलिए तमाम तरह के स्पेसक्राफ्ट मंगल पर भेज, और पानी मिल गया। अगर मंगल पर पानी मिल गया तो इसका मतलब ये मत समझना कि इसका मतलब एलियन ढूंढ लिया। वो जरूरी नहीं है कि वो आ जाए जादू, हाँ, जरूरी नहीं। लाइफ बहुत छोटे फॉर्म में भी हो सकता है, बैक्टीरिया के फॉर्म में भी लाइफ हो सकता है। काई मिल गई अगर हमें मंगल पर कहीं, काई मतलब एल्गी, तो इसका मतलब भी लाइफ है वहां। और लाइफ है तो हमें क्या फायदा? इसका मतलब वहां लाइफ सरवाइव हो सकती है, वहां जीवन, यही कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने बोला कि जीवन के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। आप इमेजिन करो, सूर्य खत्म हो जाए, सनलाइट खत्म हो जाए, उसी दिन लाइफ खत्म हो जाएगा। लाइफ लाइट से है, लाइट इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, एयर इज लाइफ, और ये तीनों में लाइफ नहीं है, इसलिए अबायोटिक है। बट अबायोटिक कंपोनेंट्स, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स इज वेरी एसेंशियल फॉर बायोटिक यानी लाइफ। ओके, तो इनके बीच जो एक इंटर रिलेशन है, वही इंटर रिलेशन का जो सिस्टम है, वही सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले यूज किया गया एजी टॉन्सले के द्वारा 1935 में। ध्यान रखना है, इकोलॉजी शब्द was first used by अर्नेस्ट हकल। ओके, अर्नेस्ट हकल ने यूज किया इकोलॉजी शब्द 1866 में, 1866 में, जबकि 1935 का जिस साल एक्ट आया था हमारे यहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उस साल एजी टॉन्सले ने शब्द यूज किया, क्या? इको सिस्टम। क्लियर है? कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं? कल की क्लास में मैंने चर्चा की थी, एक बार सिस्टमैटिक बात कर लेते हैं कि आप सारे इकोसिस्टम को दो पार्ट में बांट सकते हो, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय, और एक जलीय, और एक तीसरा भी हो सकता है ह्यूमन मेड, मानव निर्मित इकोसिस्टम, जैसे खेत होता है, जैसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई तालाब, कोई झील, ओके, कोई लेक, कोई पॉन्ड या एक्वेरियम, ये मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कैसे कैसे? टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पारितंत्र, ठीक, इसके बाद जलीय पारितंत्र, और बिल्कुल ये देख लीजिए, ये पारितंत्र के सब घटक ही बता दिए मैंने। इस जो स्थलीय पारितंत्र होते हैं, पहले हम वहां आ जाएं। स्थलीय पारितंत्र की बात कर लें तो क्या, हाँ चला गया यार, हाँ, ओके, स्थलीय पारितंत्र की बात करें तो स्थलीय पारितंत्र में कितने हो गए?
स्थलीय पारितंत्र में पहला हो गया फॉरेस्ट, ओके, दूसरा हो गया ग्रास लैंड और तीसरा हो गया डेजर्ट। ओके, समझे ना? फॉरेस्ट, अच्छा, और क्या ये मैंने क्या बताया, ये सब बायोम के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो मुझे याद है मैंने पढ़ाया आप लोगों को क्या, कि कितने प्रकार के वन होते हैं। तो आप जानते हैं पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, ओके, यानी दूसरे इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं। तीसरे जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं यानी पतझड़ वन होते हैं। चौथे ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, शुष्क वन होते हैं। पांचवें जो जो डेजर्ट फॉरेस्ट यानी मरुस्थलीय वन होते हैं। क्लियर है? मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, टैगा फॉरेस्ट होते हैं और टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं। आप इन सब के नाम लिख देना। यही इन सब के नाम लिखते समय बस, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, टुंड्रा जब आप लिखोगे तो अभी फॉरेस्ट कह रहे थे, इस सब्जेक्ट में इकोलॉजी में आप टुंड्रा बायोम बोलोगे, टुंड्रा फॉरेस्ट नहीं कहोगे। क्लियर है? तो टुंड्रा बायोम होता है, टैगा बायोम होता है, मैंग्रोव बायोम होता है, एटसेट्रा। क्लियर है? अब चलो आगे। इसके बाद घास के मैदान की बात करें तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कल की क्लास में। कुछ घासें बहुत ऊंची ऊंची 5-5, 6-6 फीट की होती हैं, जिनमें मक्का आता है, जिनमें गन्ना आता है, जिनमें ज्वार आता है, जिनमें बाजरा आता है। और भी बहुत सारी, ये तो फसलों वाली घासें, बहुत सारी जैसे कास होती है, जैसे मूंज होता है। ओके, ये जंगल में बहुत सारी ऐसी घासें ऊंची ऊंची होती हैं, दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं ये इक्वेटोरियल रीजन में यानी इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल जहां गर्मी बहुत पड़ती है, जहां बारिश बहुत होती है, वहां ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, ऐसे घास के मैदानों में एग्जाम्पल बोले तो ब्राजील में कंपास है, ओके, सवाना है, लाइनोस ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका में, ओके, लाइनोस ग्रासलैंड है। और इसके बाद अगर हम 30-35 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास की बात करें या उससे ऊपर की थोड़ा सा बात करें तो ये आते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जो अर्जेंटीना है, साउदर्न ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ओके, उरुग्वे, पराग्वे का रीजन है, यहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको पंपास कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप में और यूरेशिया के कुछ हिस्सों में इंक्लूडिंग इंडिया, भारत का जो उत्तर भारत का मैदान है उसमें भी जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम प्रेरी बोलते हैं, प्रेरी ग्रासलैंड्स कहते हैं। ओके, वेल्स ग्रासलैंड इन्हें कहते हैं साउथ अफ्रीका में, डाउन्स इन्हें कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से ग्रासलैंड्स के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, लेकिन इनकी खूबी क्या है कि इनकी हाइट 2, 2.5, 3 फीट से ज्यादा नहीं होती है। इनमें जो मुख्य फसलें हैं इन ग्रासलैंड्स में, उन मुख्य फसलों के नाम है गेहूं, चावल एक्सेट्रा इत्यादि। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर घास का मैदान ऐसे ऊंचा ऊंचा बड़ा बड़ा और ऊपर फूल निकला हुआ है, ऐसे अगर इस तरह की कोई फसल दिख रही है जैसे गन्ने का खेत, तो आप कह देना ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब इंडिया में आप दोनों देखते हो, ठीक, इंडिया में, भारत में आपको दोनों दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ मिक्स ग्रासलैंड है, हमारे यहाँ ट्रॉपिकल भी है, हमारे यहाँ टेम्परेट भी है। ओके, तो ये घास के मैदान हो गए। मरुस्थल यानी डिजर्ट बायोम या डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो दुनिया के मरुस्थल एशिया में है, भारत और पाकिस्तान में थारकम डिजर्ट है, सऊदी अरब में अरेबियन डिजर्ट है, काराकुम डिजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है, किजिलकुम डिजर्ट कजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है। अफ्रीका यानी अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है अगर हम उसकी बात करें तो सहारा डिजर्ट एक इंटरनेशनल डिजर्ट है जो 14 से अधिक देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली है, अल्जीरिया है,
ओके, सूडान है, ऐसे देशों में ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। इसके अलावा कालाहारी डेजर्ट की बात मैंने की है, बोत्सवाना, नामीबिया, वहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है। नामीबिया में नामी डेजर्ट कहलाता है, ये अफ्रीका में ही है। नॉर्थ अमेरिका में बोले तो मोवावे डेजर्ट है, सोनोरा डेजर्ट है, चिहुआ आहुआन डेजर्ट है, ओके, मैक्सिको में। अगर हम साउथ अमेरिका में बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पेरू और चिली के पास जो है अटाकामा डेजर्ट है। जो ये जो अटाकामा है, इट इज ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट, ये इस धरती पर सबसे शुष्क स्थल है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, ओके। इसके बाद यूरोप में बात करें तो यूरोप में कोई भी, यूरोप जो है पूरा टेम्परेट जोन में चला जाता है, इसलिए वहाँ कोई गर्म मरुस्थल नहीं है, ओके। और इसके बाद फिर क्या आता है डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट्स आते हैं, शीत मरुस्थल आते हैं। शीत मरुस्थलों में जैसे हमारे यहाँ लेह लद्दाख का मरुस्थल है, ओके। इसके अलावा जो है वो गोबी डेजर्ट है, गोबी का मरुस्थल है। कहाँ गोबी का मरुस्थल, अपना मंगोलिया में, ओके, चाइना के ऊपर जो मंगोलिया कंट्री है, जहाँ से मंगोल आए थे, वहाँ गोबी का मरुस्थल है। इसके अलावा पेंटागोनिया का मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका में नीचे, ये सब क्या है, ये दीज आर। इसके अलावा जो है एंटार्कटिक और आर्कटिक, ये है कोल्ड डेजर्ट्स। इज इट ओके? इसके बाद अगर हम बात करें इक्वेटिक इकोसिस्टम की, इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेटिक इकोसिस्टम के आप दो पार्ट बना सकते हो, दो हिस्से बना सकते हो। एक फ्रेश वाटर, ठीक, फ्रेश वाटर में क्या क्या आ जाता है, फ्रेश वाटर में आ जाता है नदी, फ्रेश वाटर में आ जाता है झरना, फ्रेश वाटर में आ जाता है झील, फ्रेश वाटर में आ जाता है ताल, तलैया, जिसमें एक झुमरी तलैया भी है ना। तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। और दूसरा आ जाता है खारे पानी का इकोसिस्टम। खारे पानी के इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, ओशियंस होते हैं, महासागर होते हैं, सीज यानी समुद्र होते हैं, ओके। और कुछ समुद्रों जैसे ही बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं, झीलें भी होती हैं, ओके, वो भी खारे पानी की ही कई बार होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसे इतना बड़ा है वो लेक है, वो झील, लेकिन इतना बड़ा है साइज में कि हम उसे समुद्र कहते हैं, ठीक। ऐसा एक समुद्र का नाम है कैस्पियन सी। क्या? कैस्पियन सी नाम है वो खारे पानी। और इसके अलावा कुछ लेक्स होती हैं जो बैक वाटर होती हैं और लगून होती हैं, ओके। तो बैक वाटर लेक्स एंड लगून लेक्स दे फॉर्म क्या, सैलाइन या सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम। तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम होता है। इसमें अगर हम बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो फिर इसे दो भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या? एक लोटिक, लोटिक मतलब लोट के, ओके, यहां से जाना है, लोट लेटते हुए जाओ भाई, लोटोगे तो जाओगे, मूव करोगे, तो लोटिक का मतलब होता है कि फ्लोइंग, जो बह रहा है, जो फ्लो में है। और एक होता है स्टैटिक, जो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, ओके। तो दो तरह का, एक लोटिक मतलब फ्लोइंग वाटर, लोटिक मतलब बहते हुए पानी में कौन कौन चीजें आ जाती है, बहते हुए में नदी आ जाती है, बहते हुए में नहर आ जाती है, बहते हुए में स्प्रिंग, वाटरफॉल्स, ये सब बहते हुए हैं। और लोटिक के अलावा लैंटिक इकोसिस्टम, जो लैंटिक इकोसिस्टम मतलब ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ में तालाब है, सागर है, ये सब ठहरे हुए इकोसिस्टम्स होते हैं, ओके। तो ये हो गई पूरी बातें, ठीक। ये सब देख लेना आप, मैं बता चुका हूँ। खुला समुद्र, बैरियर, मूंगे की चट्टान, तटरेखा, ये समुद्री पारित कृत्रिम में यानी मैन मेड की बात नहीं की हमने। इसमें खेत होते हैं, ओके, बाग बगीचे होते हैं, मछली घर यानी एक्वेरियम्स होते हैं, पुष्प उद्यान यानी पार्क होते हैं, नगर उद्यान यानी सिटी पार्क्स होते हैं। तो ये ठीक। अच्छा, इसके बाद लास्ट करके मैं ख़त्म कर देता हूँ, इकोटोन होता है। क्या? हाँ, तो इकोटोन होता है। इकोटोन का मतलब क्या होता है? इकोटोन का मतलब वो ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पर दो इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं,
क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की हम बात करें तो जैसे आप देखते होंगे कि कोई सड़क से जा रहे हो, आपको खेत ही खेत, सड़क के दोनों ओर खेत ही खेत नजर आ रहे हैं, और अचानक में क्या देखते हो, दूर से ही आपको, जब सड़क से आपकी कार जा रही होती, गाड़ी जा रही होती, तो दूर से आपको जंगल दिखने लगता है। तो एक बाउंड्री आती है, एक सीमा रेखा आती है कि जहां जंगल हो जाता है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम खत्म और फॉरेस्ट इकोसिस्टम शुरू। तो ये जो जोन है जहां एक इकोसिस्टम एंड होता है और दूसरा इकोसिस्टम स्टार्ट होता है, ये जोन, दिस इज कॉल्ड इकोटोन। ठीक, जैसे दूसरा एक यहां बात करें हम, ये है जमीन, ओके, लैंड पोर्शन है, और यहां से शुरू हो जाता है वाटर बॉडी। अब इन दोनों के बीच में कुछ हिस्सा ऐसा होता है ना, कीचड़ वाला कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो जमीन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब गर्मियों में सूख के जमीन बन जाता है, और बारिश के समय में वहां पानी भर जाता है तो कीचड़ बन जाता है, फिर उस कीचड़ में कमल पैदा होता है। नहीं, तो ये जो जगह है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड वेटलैंड। इसको क्या बोलते हैं, इस जगह को वेटलैंड बोलते हैं। क्लियर है? तो ये वेटलैंड क्या है, वेटलैंड इज एग्जांपल ऑफ इकोटोन। ठीक है? इसके अलावा आप देखो, ये जैसे नदी है, बहती हुई जा रही है, ये नदी क्या है, फ्रेश वाटर है, और ये जाकर के नदी मिले सागर के जल में। नहीं, नदी कहां मिलती है, और सागर मिले कौन से जल में? नदियां मिले सागर के जल में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। नहीं, पता ही नहीं। सागर का जल उड़ता है, ठीक, फिर वापस लौट के, उसका एक लाइफ साइकिल है। वही जल उड़ता है, फिर हवा में बहता है, बादल के रूप में भोपाल आ जाता है, भोपाल में हो रही है जल की बारिश, फिर यही नाली में जाएगा, नाले से नाले में जाएगा, नाले से नदी में जाएगा, नदी से, अगर हमने रोक ना लिया तो। ठीक है, तो नहीं रोकते अभी फिलहाल के लिए। तो ये ओशियन है, और ओशियन क्या है, सॉल्ट वाटर है ना, ये कैसा है, सॉल्ट वाटर है, और ये फ्रेश वाटर है। ये क्या है, ये ऐसी जगह है जहां सॉल्ट वाटर भी और फ्रेश वाटर भी है। इसी को हम कहते हैं मैंग्रोव। यहीं पर मैंग्रोव ग्रो करते हैं, कहां, ऑन द माउथ ऑफ रिवर्स, यानी नदियों के मुहाने पर। नदियों का मुहाना जो होता है वो भी इकोटोन का एग्जाम्पल है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना? ओके, मैंने एक और इकोटोन आपको बताया है। मैंने क्या बताया कि एक तरफ है जायरे का, जायरे की बात की थी मैंने किसी कॉन्टिनेंट में। चलिए, नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूं। जायरे को कांगो भी कहते हैं, और जायरे कांगो इक्वेटर पर स्थित एक देश है जो अभी दो देशों में बंट गया, एक जायरे रिपब्लिक, एक जायरे डेमोक्रेटिक। हाँ जी, यहां बना देता हूं, देखिए ध्यान से देखना आप। ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका क्या है, महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ओके, यहां से, इस जगह से होकर इक्वेटर गुजरता है। यहां पर, इस जगह पर एक कंट्री है जिसका नाम है गैबोन। उसके बाद एक देश है जिसका नाम है जायरे रिपब्लिकन। इसके बाद एक देश है जिसका नाम है जायरे डेमोक्रेटिक। इन दोनों देशों से होकर के एक नदी ऐसे बहती है, इस नदी का नाम ही है जायरे रिवर। इस नदी के ही नाम पर इन दोनों देशों का नाम पड़ा है। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है दुनिया की जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो आप बोलते हो जायरे रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ओके, और ये चूंकि ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल है, इसलिए यहां पर एक घना जंगल पाया जाता है, बहुत घना जंगल, वैसे ही जैसे ब्राजील में अमेजन फॉरेस्ट है।
उसी तरह से ये जायरे फॉरेस्ट है, बहुत घना रेन फॉरेस्ट है। ओके, रेन फॉरेस्ट को लंग ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, इस धरती का फेफड़ा कहते हैं। मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। ओके, दो ही जंगल, बड़े बड़े विशाल जंगल हैं, एक ब्राजील में है रेन फॉरेस्ट और दूसरा रेन फॉरेस्ट यहाँ है। इतना घना जंगल है कि आप पेंट्रेट नहीं कर सकते, मतलब आप जा नहीं सकते उसमें। तरह तरह के जीव जानवर, मतलब तरह तरह के, मतलब अनाकोंडा यहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, इन जंगलों में ऐसे ऐसे वेजिटेशंस होंगे जिनकी ऐसे ऐसे हर्ब प्लांट्स होते हैं। तमाम फिल्में उनमें बनती हैं, आप लोग देखते होंगे कि ये पौधा, एक पौधा वहाँ जायरे फॉरेस्ट में मिल गया, उस पौधे की पत्ती से खिलाने से आदमी का कैंसर ठीक हो रहा है। तो अब फिर वेब सीरीज मैंने देखी एक आध दो। तो ओके, तो ये जायरे का जंगल है, याद रखना, बार बार नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आप लोग पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भूलेंगे कि आपको अमेजन फॉरेस्ट नहीं पता है, 10 बार पढ़ाऊं और 10 बार बताऊं तो फिर सेंस नहीं रह जाता है। ये जायरे का फॉरेस्ट है, मुझे याद है मैंने बताया है, कहां बताया यही बता दे रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र, और मैंने बताया था 11 जलवायु क्षेत्र होते हैं जो कि 7 बेल्ट में बटे होते हैं। उसमें मैंने एक आपको ये बताया था कि पहला जो बेल्ट होता है वो होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन। ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन में ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वर्षा वन, खूब घने घने जंगल होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, और एक खूब बताई चौड़ी पत्तियां होती हैं इनकी, रबड़ जैसी, रबड़ की जैसे पत्ती होती है, रबड़ प्लांट देखा है, रबड़ की जैसी। महोगनी के प्लांट्स होते हैं, कैनोपी शेप होता है, मतलब कैनोपी शेप का मतलब ये इस शेप में प्लांट्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे टॉलेस्ट प्लांट्स होते हैं, ये घने घने होते हैं। ये जायरे फॉरेस्ट है, जायरे वन है। ठीक, और ये क्या है, ये मैंने आपको बताया, दिस इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज सहारा। ओके, ये सहारा है। अब देखो सहारा, यहां कोई प्लांट नहीं और यहां घने घने प्लांट, तो इनके बीच में ये जो है, ओके, इट इज ऑल्सो इकोटोन। ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोटोन है। क्लियर है? और क्या बताया था मैंने इसको, हाँ, इसका नाम क्या बताया था मैंने, याद हो आपको? सवाना ग्रासलैंड। क्या बताया था? तो ये सवाना जो ग्रासलैंड है, इक्वेटोरियल ग्रास, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ओके, सवाना ग्रासलैंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, ये भी इकोटोन का उदाहरण है। ओके, तो आज बस इतना करते हैं दिया। अब ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें हो गई ना, ये सब चीजें हो गई। कुछ इससे पहले कुछ स्लाइड्स मैंने स्किप कर दी। हाँ, ये देखिए, ये बता चुका हूं मैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ये सारी चीजें फिर वही रिपीट करूंगा तो लगेगा कि इतना ही आता है सर को, वही बार बार बताते रहते हैं। 10% लॉ ये बता चुका हूं मैं, लैंडमैन का 10% का नियम। अब जो कल हम चलेंगे, कल हम बात करेंगे इससे आगे, फटाफट ये हटा दूं तो इससे आगे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ये मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के यानी प्राथमिक उत्पादकता के कितने प्रकार होते हैं। ओके, सबसे अधिक उत्पादकता किसकी होती है, सबसे कम उत्पादकता किसकी होती है, एक्सेट्रा। बायोमास के बारे में मैं बता चुका हूँ, बायोमास क्या होता है। इसके बाद फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल, ये बात कर ही रहे हैं हम बार बार, तो इसको भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके बाद टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन के जो प्रकार होते हैं। ओके, ये भी बता चुका हूँ। ग्रासलैंड बता चुका हूँ मैं आपको। इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड, और पारिस्थितिकी पिरामिड में मैंने टाइप्स बता दिए। नंबर पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड होता है, अपवर्टेड होता है, ये इन्वर्टेड पिरामिड होता है। इसके अलावा बायोमास पिरामिड होता है, जैवभार पिरामिड भी कहते हैं इसे, बायोमास पिरामिड, अपवर्टेड पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड क्या,
इक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड पिरामिड होता है, और एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपवर्टेड होता है। ओके, ये हमेशा अपवर्टेड पिरामिड होता है। तो ये खत्म। तो आज बस इतना ही। नमस्कार। अगले क्लास के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है।